नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। मैनेजमेंट की मैंने टॉपिक्स शुरू किया हुआ है। +2 के लिए है, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप एमकॉम, एमबीए, बीकॉम, बीबीए, चाहे आप +2 में हैं, चाहे आप किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एज आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनवीएस के लिए, केवीएस के लिए, किसी कंपटीशन टेस्ट के लिए, यूजीसी नेट के लिए, तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं हम सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यानी कि POM जिसको बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पर्टिकुलर अगर हम बीकॉम की बात करें, बीबीए की बात करें, तो सब्जेक्ट है कैरिकुलम के अंदर एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है सेमेस्टर सेकंड के 4th सेमेस्टर के अंदर कि आपका ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको करना ही करना है। तो देखते हैं हम थोड़ा सा इसको बात करेंगे कि हेनरी फ्योल 1843 के अंदर इनका जन्म हुआ और ये क्या थे, माइनिंग इंजीनियरिंग थे, इंजीनियर थे माइनिंग के, यानी कि खनन में जो खनन का काम होता है उसके अंदर ये इंजीनियर थे। और फादर ऑफ मैनेजमेंट भी किसको कहा जाता है, फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। यानी कि मैनेजमेंट के पिता कौन है, मैनेजमेंट को देने वाले, मैनेजमेंट के सिद्धांतों को देने वाले, तो किसको कहा जाता है, हेनरी फ्योल को। साथ के साथ एक और क्वेश्चन, 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे, 14th प्रिंसिपल किसने दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन आपके 3 बन गए। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, हु इज फादर ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। एंड माइनिंग इंजीनियरिंग, हु वाज माइनिंग इंजीनियरिंग एंड गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। ठीक है, तो करते हैं। आज मैं आपको 14 प्रिंसिपल में से 7 प्रिंसिपल कराऊंगी और जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो सेकंड पार्ट रहेगा उसके अंदर बाकी के जो रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल है वो हम अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। एस्टेट के अंदर की बात करें 2 क्वेश्चन, केवीएस की बात करें 2 क्वेश्चन, एनवीएस की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं। साथ के साथ आप लोग अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मान लो जैसे पीजीटी कॉमर्स की काफ़ी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मान लो आप टेस्ट देने जा रहे हो तो ये तो आना ही आना है। टेस्ट देने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर जब आपको पढ़ाना पड़ेगा तो भी तो आपको ये प्रिंसिपल आने चाहिए, तो सबके लिए रेलिवेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया, काम का बंटवारा। वर्क को अगर डिवाइड कर दिया जाए एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर डिजर्व, एज पर कैपेसिटी, तो काम करने में मज़ा आता है। सच में एग्जांपल से समझाऊंगी मैं आपको। देखिएगा, 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती है डेली एक फैक्ट्री के अंदर, 100 यूनिट की। अब एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, मान लो A, B और C। एक ए जो है वो प्रोडक्शन कर सकता है 100 यूनिट की, बहुत बढ़िया से। बी जो है वो पैकिंग कर सकता है 100 यूनिट की, यानी कि ये तो प्रोड्यूस कर सकता है, ये पैकिंग कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, सी उसको भेज सकता है, सेल कर सकता है, सेलिंग कर सकता है। तो ये 3 है वर्कर और 100 यूनिट की प्रोडक्शन होती है। तो अगर हम तीनों को ही कह दें कि आपको प्रोडक्शन करनी है तो काम क्या हो पाएगा। अगर हम सी को कह दें आपको प्रोडक्शन करनी है, हो सकता है वो 90 यूनिट की प्रोडक्शन कर पाए। बी को कह दिया, हो सकता है वो 80 की कर पाए। और वो ए को कह दिया जिसकी काम के अंदर पूरी एफिशिएंसी है, प्रोडक्शन करने में वो काफ़ी माहिर है, तो ए को ही बोल दिया गया। तो एक तो काम करने में एक्सपर्ट है, तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। साथ में 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने के अलावा 100 यूनिट को वो काम को करने में भी वो खुश होगा कि जो काम उसको अच्छा लगता है, जिसमें वो एक्सपर्ट है, वही काम वो कर रहा है।
तो अगर हम वर्क के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पर्सन्स को वही वर्क डिवाइड करते हैं तो हमारे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। साथ के साथ जो एनवायरनमेंट हमें इस तरह का मिलेगा कि जो हम काम करना चाहते हैं, जिसके अंदर हम एक्सपर्ट हैं, वही काम हम कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी के साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसका भी तो आउटपुट बढ़ेगा, उसका आउटपुट बढ़ेगा तो उसकी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो फ़ायदा क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी, वर्कर्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो हमारी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का बंटवारा किया जाए एज पर क्वालिफिकेशन, एज पर कैपेसिटी, एज पर डिजर्विंग, जिसके लिए जो डिजर्व करता है उसी के अकॉर्डिंग उसके काम को बांट दिया जाए। दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। उसके बाद आगे देखिएगा, समझ में आएगा, पॉइंट बाय पॉइंट कराऊंगी। उसके बाद आपको मान लो कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो भी आप कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी आता है तो भी आप कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारी। हम किसी काम को कर रहे हैं और हम अपनी जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अथॉरिटी। लेकिन अथॉरिटी के साथ साथ अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप उस काम को प्रॉपर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। एक एग्जांपल कराऊंगी मैं आपको। एक स्टोर इंचार्ज है, उसके पास 1000 पेन है और उसको 1000 पेन है किसके पास, स्टोर इंचार्ज के पास, और उसको अथॉरिटी दे दी कि आपको जो भी आए उसको पेन देना है। ठीक है, पेन दे देगा। नेक्स्ट डे जब चेक किया गया तो 100 में से 1000 पेन में से कितने पेन मिले, 0। किस किस को दिए जी, आपने ये तो बोला नहीं था, आपने कहा था कि जो आएगा ना उसको बांट देना। तो पेन गए कहाँ, किसको कितने दिए जी, आपने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था ना, आपने तो मुझे ये कहा था कि पेन है 1000 और आपने उसको बांटना है। तो कैसे, अगर आपको अधिकार दिया गया है, अगर आपको अथॉरिटी दी गई है तो साथ में अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तभी आप काम को अच्छे से कर पाओगे। अब इसी एग्जाम्पल में 1000 पेन के साथ ये बोल दिया गया कि आप 1000 पेन जो दोगे ना तो वो एक पर्सन को एक ही पेन मिलना चाहिए, एक पर्सन रिपीट नहीं होना चाहिए, एक पर्सन, अच्छा, एक वीक के अंदर एक पर्सन को एक पेन से ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, और साथ के साथ किसी को डबल ना हो और मिसयूज़ ना करे, जिसको पेन की ज़रूरत है उसी को दिया जाए। तो देखिएगा जब आपका स्टॉक का बैलेंस निकलेगा तो बिल्कुल प्रॉपर निकलेगा। रिकॉर्डिंग होना चाहिए किसको कितने पेन कितने दिन में दिए गए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको इसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परचेज मैनेजर को अधिकार दे दिया गया, अथॉरिटी दे दी कि आपको जाकर मार्केट में जो रॉ मटेरियल है वो परचेज करके आना है। अच्छी बात है, आप कर रहे हो। साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि मार्केट के अंदर आप कम से कम रेट में परचेज करके लेके आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान लेके आओगे। सामान की जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं होनी चाहिए जल्दी से, कि आप सामान लेके आओ आते ही वो ख़राब हो जाए। सस्ता तो ले आए लेकिन वो ख़राब है, उसकी वैलिडिटी नहीं है, वो अपग्रेड नहीं है, वो आउट ऑफ फैशन है, आउटडेटेड है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम किसी को भी किसी काम के लिए अथॉरिटी देते हैं तो साथ में हमें उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तभी ही हमारी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी डिपार्टमेंट की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको कॉस्टिंग जो कम होगी, प्रॉफिट भी होगा। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और उसका अथॉरिटी ना दी जाए तो भी बात नहीं बनेगी। इसी एग्जाम्पल से समझिएगा, 1000 पेन को आपने संभाल के रखना है, आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आपको राइट नहीं है कि आप किसी को इशू कर सकें। एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, काम ख़त्म हो गया, काम रुक गया है पेन की वजह से, पेन लेने के लिए चले गए, पेन नहीं दे सकते जी, हमें तो अथॉरिटी नहीं है, हमें पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी तब हम आपको पेन देंगे। काम तो रुक गया एक पेन की वजह से, 5 रुपये के एक पेन की वजह से काम तो रुक गया, अब क्या किया जाए। तो साथ के साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल, जिसमें से 2 प्रिंसिपल मैंने अभी आपको करवाए हैं, डिवीजन ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन हम ये जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम कुछ लर्निंग करते हैं, जहाँ हम कुछ भी सीख रहे हैं, जहाँ हम कुछ भी कर रहे हैं, अपने घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, किसी हॉस्पिटल, एजुकेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है तो हम कभी भी अपने प्रॉफिट को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन के लिए ही तो मैनेजमेंट की जाती है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे तभी तो मैनेजमेंट होगी ना। अगर आप डिसिप्लिन्ड ही नहीं है, मतलब कि आप अनुशासन में नहीं है, 1 घंटे का लंच एम्प्लॉयज़ को दिया गया 1 आवर का, और आप डिसिप्लिन नहीं हैं और आप 1 घंटा 15 मिनट तक लंच ही कर रहे हैं, आपकी क्या वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी? 15 मिनट तो आपने यहीं ख़त्म कर दिए। मान लो 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 100 का 15 मिनट के हिसाब से लगा लो कितना टाइम ख़राब हो गया। तो डिसिप्लिन में होना चाहिए। 1 आवर का मतलब 1 आवर आप लंच कर रहे हैं, आप टाइम पे आइए, आप अपना काम स्टार्ट टाइम पे कीजिए, आप अपनी जो आपकी जो एफिशिएंसी है उसको सही ढंग से यूज़ करें। डिसिप्लिन किस किस को होना चाहिए? हमारी मैनेजमेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे वर्कर को डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी तो हम अपने जो टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन क्या है कि हमें हर काम को डिसिप्लिन्ड मैनर में करना चाहिए, यानी कि जो टाइम हमें दिया गया है हमें उसी के प्रॉपर वे में करना चाहिए। हमें मान लो काम टाइम दे दिया गया कि आपको 9 से 5 काम करना है, तो आप 9 बजे एग्जैक्ट अपना काम पर स्टार्ट कीजिए और अपना बीच में जो आपका लंच वंच ब्रेक है उसको टाइम के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कीजिए, तो उसी से ही एफिशिएंसी बढ़ती है। हॉस्पिटल की बात करें, अगर डिसिप्लिन नहीं है, डॉक्टर का आने का टाइम 11 बजे का है, वो 12 बजे आ रहा है, पेशेंट तो कब का हो जाएगा उसका तो काम। तो ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। इसी तरह से टीचर है, टीचर का क्लास का पीरियड है, स्टार्ट होता है मान लीजिए 12 PM और वो क्लास के अंदर पहुंच रही है 12:20 पे, और उसके बाद 20 मिनट के बाद लेक्चर ख़त्म। फिर 20 मिनट में क्या तो स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होगा, क्या अटेंडेंस होगी और क्या वो पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर कोई काम किया जाएगा तो उसके अंदर हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे, बेटर आउटपुट होगी उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि आपको एक ही यूनिट से कमांड मिलनी चाहिए। सपोज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे सुपरवाइज़र हैं, बहुत सारे सुपरवाइज़र हैं। अब इन सभी को कभी तो ये कमांड दे रहा है, कभी ये कमांड इसको दे दी, फिर ये कमांड इसको दे दी, इसने ये दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बात माने। ये कहेगा मैंने तो इसकी बात मानी थी, ये कहेंगे हमने तो इसको कहा था। अब ये नहीं पता कि कमांड किसने किसको देनी है, कैसे काम करना है। तो कमांड हमेशा एक ही होनी चाहिए। ओनर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो कमांड देगा वो सिंगल कमांड दे तो बढ़िया रहेगा। सपोज 100 एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं और 10 सुपरवाइज़र हैं। एक सुपरवाइज़र ने कहा कि हमारा जो ऑफिस का टाइम है वो 9 से 5 है, काम चल गया। अगला सुपरवाइज़र आया, बोला आप है ना 9:30 बजे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, हमें 5:30 तो बज ही जाती है। अब एक और आया, उसने कहा 1 घंटे की जगह लंच है ना, आपको आधा घंटा करना है। तीसरे वाले ने कहा कि नहीं 1 घंटा करना है। अब वो सारे कंफ्यूज हो गए, टाइम हमारा 9 से 5 है, 9:30 से 5:30 है, आधा घंटे का लंच है या फिर डेढ़ घंटे का है, 1 घंटे का है। सब कंफ्यूज हो गए कितनी यूनिट प्रोडक्शन करनी है, कैसे करनी है। तो कमांड हमेशा एक होनी चाहिए, एक को ही हम फॉलो कर सकते हैं। घर पे भी बात करें, अगर सभी अपनी चलाएंगे तो घर का गुजारा नहीं। बाहर की बात करें, अगर बाहर का भी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में अगर ज़्यादा चौधरी हो जाएंगे तो भी काम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही पर्सन कमांड दे, ताकि सभी के सभी जो वर्कर्स हैं वो उसको फॉलो कर सकें और उनके माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ये काम हमने तो कैसे करना है, उसने तो हमें ये बोला था, अब ये ऐसे कह रहे हैं। जैसे कोरोना के अंदर की बात करें, किसी ने कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, किसी ने कहा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। हर किसी कोई अपने हिसाब से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। अगर एक ही कमांड हो तो अच्छे से फॉलो हो और अच्छे से कंट्रोल भी हो सकता है।
तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम में। उसके बाद अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन लगभग सेम है। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर हम लोग पूरे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कमांड देते हैं फुलफिल करने के लिए, जो भी हमारा टारगेट है, एक कमांड होती है। और डायरेक्शन के अंदर एक यूनिट में एक ही कमांड होनी चाहिए, कमांड के एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कमांड हमें मिल गई तो हम हर यूनिट वाइज, मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एक कमांड और एक हमारे पास सेल डिमांड है, तो एक डायरेक्शन नहीं चल सकती। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एक डायरेक्शन होगी, सेल के अंदर एक अलग डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कमांड का ही एक पार्ट है, कमांड के अंदर ही है। वो कमांड क्या है, पूरी यूनिट की होती है। पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को जब किसी बात के लिए ऑर्डर दिया जाता है तो वो कमांड है। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में होता है कि एक डिपार्टमेंट में एक पर्सन क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्शन हो जाएगी। पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो डायरेक्शन है और जो कमांड है उसमें क्या डिफरेंस है। कमांड है वो अभी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक कमांड दे दी गई कि आप सबको एक ही यूनिफॉर्म में आना है, दैट इज़ कमांड। अब डायरेक्शन क्या है, परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया गया कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक परचेजिंग का काम करना है। सेल डिपार्टमेंट को बोल दिया गया आपको इतने से इतने बजे तक सेल का काम करना है। तो सेल और परचेज अलग हैं, डिपार्टमेंट अलग हैं, तो उनको अलग अलग डायरेक्शन दी जाएगी कि आपको ऐसे काम करना है। सेल वाले में परचेज नहीं फिट बैठेगा, परचेज वाले में सेल नहीं बैठेगा, प्रोडक्शन वाले में आप सेल मार्केटिंग को नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन इज ए अदर थिंग एंड मार्केटिंग इज ए अदर थिंग। तो अदर थिंग में अलग अलग कमांड ही चलेंगी, तो एक यूनिट में एक डायरेक्शन होगी और कमांड हम पूरी यूनिट को इकट्ठी दे सकते हैं। दैट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन कमांड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट भी आपको, क्योंकि डायरेक्शन और कमांड में एक जैसा सा ही लगता है कि भी कमांड दे दी आपको ऐसे काम करना है और डायरेक्शन में भी आपको ऐसे काम करना है, तो ये आपने ध्यान करना है। उसके बाद अगला है सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल जर्नल इंटरेस्ट। सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जर्नल इंटरेस्ट। देखिए, जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो प्रोडक्शन की है, मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सेल है, परचेज है, एनी ऑर्गेनाइजेशन, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर करियर होता है। जब हम ज्वाइन करने के लिए जाते हैं, हमारी इतनी सैलरी होगी, हम ऐसे काम करेंगे, तब हमारी किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। सपोज है ए इंटरव्यू देने के लिए आया, बी आया, सी आया, अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्टेट से आ गए हैं, सबके अंदर अपने अपने एक ड्रीम है और तीनों का ही सिलेक्शन एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। अब तीनों अलग अलग स्टेट से, अलग अलग उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल उनकी ड्रीम्स हैं। तो जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो यहाँ के मेंबर बन गए। तो वो मान लीजिए एक ग्रुप है हमारा, ग्रुप का नाम रख लेते हैं हम लोग, टाटा से ही रख लेते हैं, टाटा ग्रुप है। तो टाटा के अंदर ए भी आ गया, टाटा ए, टाटा बी, टाटा सी, टाटा। अब ये तीनों टाटा के मेंबर बन गए। तो अब इन तीनों का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा कि अब ये सभी टाटा के मेंबर हैं। टाटा कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए, टाटा कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो ये क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट लेके आए थे और अब जब एक यूनिट में बन गए तो सभी टाटा के मेंबर बन गए हैं, तो ये सब अब यूनिट में जर्नल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे हम कहाँ पर किसी भी जगह पे काम करते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर बाउंडिंग हो जाती है, किसके साथ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे ओनर के साथ, एक ग्रुप, एक पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट बिल्डअप कर लेते हैं कि उससे क्या होता है कि हमें अभी काम करने में ये सब क्या है,
ये क्या है IMA, IMB, IMC, और अब ये क्या बन गए वी आर ऑल टाटा ग्रुप, टाटा। तो I से V होना क्या होता है, सुबोर्डिनेशन, सुबोर्डिनेशन इंडिविजुअल टू जर्नल इंटरेस्ट। ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप कैसे भी क्वेश्चन घूम के आ जाए आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे है अगला पॉइंट हमारा, लास्ट है, वैसे तो लास्ट नहीं है, 14 प्रिंसिपल है, लेकिन मैं आज आपको 7 ही कराऊंगी, कल कराऊंगी। 14 प्रिंसिपल आज करा दिए तो फिर आपको लर्न नहीं हो पाएंगे, सबको आप मिक्स कर दोगे, और कल करा के फिर एक बार छोटी सी रिवीजन ले लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे करते हैं, अगला पॉइंट रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी, मंथली पर्क्स बोलते हैं जिसको, एक रिगार्ड बोलते हैं। अगर हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो जब हमारा इंटरव्यू होता है या हमारी जो पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, तो हम सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमें यहाँ पर इतना काम करेंगे तो हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, और अगर हमें वो सैलरी नहीं मिलती तो हम वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हो, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं। समाज सेवा एक्चुअल में कोई नहीं करता, बदले में कुछ ना कुछ रिगार्ड चाहिए होता है। जो लोग समाज सेवा करते हैं उनके पीछे उनका कहीं ना कहीं अर्निंग का कहीं ना कहीं सोर्स होता है, तब वो वहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं चलो हमें अर्निंग तो हो रही है तो हम समाज सेवा करें। लेकिन हम समाज सेवा या सोशल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर जो रेम्यूनरेशन है पार्ट है वो है वर्कर रेम्यूनरेशन चाहता है। कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो उसे बदले में रेम्यूनरेशन चाहिए ही चाहिए, बिना रेम्यूनरेशन के काम कैसे करेगा। तो रेम्यूनरेशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज पर उसकी क्वालिफिकेशन, एज पर डिजर्विंग। सपोज एक एम्प्लॉय है ए और एक है बी, 100 यूनिट की प्रोडक्शन करता है और ये करता है 50 यूनिट की। सैलरी है मान लो इसकी 20,000 और इसकी भी 20,000। तो क्या ए जो है, ए भी 20 ले रहा है और बी भी 20 ले रहा है, तो बी तो ठीक है सेटिस्फाइड है कि मुझे तो उसके बराबर मिल रही है सैलरी, लेकिन क्या ए सेटिस्फाइड होगा। ए कहेगा 100 यूनिट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये करता है 50, लेकिन हमारी सैलरी दोनों की बराबर है। तो ए क्या करेगा, ए भी धीरे धीरे कम यूनिट प्रोड्यूस करने लग जाएगा। वो कहेगा ठीक है मुझे क्या दिक्कत है जब मेरी सैलरी इतनी है, या तो उसकी सैलरी बढ़ाई जाए तो वो 100 यूनिट हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर दे, या फिर क्या होगा, इसकी तो कम नहीं करी जाएगी क्योंकि तो स्टार्टिंग इनिशियल है मान लो, तो फिर अब या फिर ये खुद ही अपनी यूनिट को प्रोडक्शन को कम कर देगा। वो मान लो 50 यूनिट पे ही आ गया, कहेगा ठीक है मैं भी 50 कर रहा हूँ ये भी 50 कर रहा है, बराबर हो गए। तो लॉस किसका हुआ, कंपनी तो इसको भी 20 दे रही थी, इसको भी 20 दे रही थी, लेकिन ये 100 यूनिट प्रोडक्शन कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो उसने भी अपनी यूनिट को कम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो लॉस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ना हो तो इसीलिए उसे ए को मोटिवेट करना पड़ेगा, अलग से उसको कोई कुछ रिगार्ड देना पड़ेगा, उसकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहिए, उसका एक लेवल जो है एज पर उसकी जो डिजर्विंग पावर है, उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि रेम्यूनरेशन जो बदले में उसको दिया जा रहा है काम के बदले में, वो इतना होना चाहिए कि वर्कर सेटिस्फाइड हो। वर्कर सेटिस्फाइड होगा तभी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो नेचुरल सी बात है कि कॉस्टिंग कम होगी तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए जो रेम्यूनरेशन है उसके लिए जो HR डिपार्टमेंट है वो भी पर्टिकुलर एनालाइज करता रहता है एम्प्लॉयज़ को कि कौन क्या काम करता है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किसका क्या इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग काम का बंटवारा किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी भी दी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कैसे भी, चाहे वो कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपना स्टडी कर रहे हैं, लाइक एज ए +2, +1, +2, BCom, BBA, MCom, MBA, तो सबके लिए जितने भी मैं वीडियोस डालती हूँ वो लगभग सबके लिए रेलिवेंट होती हैं।
तो काफ़ी सारी वीडियोस मैंने एस्टेट की डाली हुई हैं, जो लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी सारी कोर्सेज़ हैं, लगभग 60 से 70 वीडियोस हैं जो आपके लिए रेलिवेंट रहेंगी। कुछ टॉपिक पर्टिकुलर डाले हुए हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी डाले हुए हैं। और साथ के साथ अब मैंने मैनेजमेंट का टॉपिक शुरू किया हुआ है तो वो भी आप सबके लिए रेलिवेंट रहेगा। कुछ MCQs की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है PGT कॉमर्स के लिए, तो वो भी कंटिन्यू करते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे और अपने चैनल को इम्प्रूव करेंगे। तो प्लानिंग तो बहुत सारी हैं, धीरे धीरे टाइम की वजह से पूरा वीडियो को टाइम नहीं दिया जा पाता कई बार, और कई बार वीडियो आती है तो डेली आ जाती है। तो बस वही है, आपका मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है हर वीडियो के लिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने कमेंट करने हैं अच्छे वाले, और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू।